यह बात उन दिनों की है जब मैं रामपुर नामक गांव में रहा करती थी। मैं दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। मेरी खूबसूरती का हर कोई दीवाना रहा करता था। मेरा बदन पूरा फिट फाट रहा करता था। गांव में हर लड़का मुझे हासिल करना चाहता था, लेकिन वहां पर मेरे लायक कोई भी लड़का नहीं था। फिर एक दिन एक लड़का शहर से गांव अपने माता पिता से मिलने के लिए आया था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं उस पर फिदा हो चुकी थी। मैं कैसे भी तैसे करके उसे हासिल करना चाहती थी। मुझे उससे बेपनाह पागलों वाली मोहब्बत हो चुकी थी। एक दिन मैंने एक बच्चे के हाथ एक चिट्ठी लिखकर उस लड़के को भेजी और शाम के वक्त जंगल में मिलने के लिए कहा। लड़का भी समझ चुका था वह चिट्ठी मैंने लिखी है, क्योंकि जब मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी वह मुझे बड़ा गौर से देख रहा था। शाम को ठीक 6 बजे जब हम सब गांव के लोग घरों में खाना खा रहे थे, तो मैं चुपके से अपने घर से निकलकर गांव के पीछे जंगल में चली गई और वहां जाकर मैंने उस लड़के को अपने प्यार का इजहार किया। लड़का भी मेरी खूबसूरती पर दीवाना था, इसलिए वह तुरंत कहने लगा कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जब हम दोनों बातें कर रहे थे तभी अचानक बहुत तेज बारिश हो रही थी। हम दोनों वहीं पेड़ के किनारे खड़े हो गए। मैं उस लड़के के पूरे करीब खड़ी थी, जिससे मेरे जज्बात उठने लगे थे। फिर उस लड़के ने भी मुझे धीरे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर क्या ही था, मैं तो कम उम्र की लड़की थी, उसकी बाहों में जाते ही पूरा पिघल चुकी थी। फिर उस लड़के ने भी मौका पाकर मेरे साथ वह सब करना शुरू कर दिया। मेरी भी यही चाहत थी, इसी वजह से मैंने इनकार नहीं किया। मैं नई नई ताज़ा जवान हुई थी, अपने जज्बातों पर काबू ना पा सकी और फिर बारिश के मौसम में हमने खड़े खड़े ही अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जब लड़का थक जाता तो मैं शुरू हो जाती। लड़का मुझे कहने लगा कि उसका किसी दूसरे एंगल से प्यार करने का बड़ा ही मन कर रहा है। ये सुनते ही मैं उसकी बातों को अच्छे से समझ गई थी, लेकिन जैसे ही उसने वह सब किया मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपके भी जज्बात उठने लगेंगे, आपका मन भी मचलने लगेगा। उस लड़के ने पीछे मुड़कर मेरे साथ, कभी कभार हम अपनी बड़ों का कहना नहीं मानते और अपने ही फैसले के लिए ज़िद करते हैं, जिसके बाद हमें आगे चलकर बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हम जो फैसला ले रहे हैं वह हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन यह बात तो हमें आगे चलकर पता चलती है कि हमने जो अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसले किए थे वह तो गलत है। जब मैं रामपुर गांव में रहती थी, मैं बचपन से ही अपनी सुंदरता का बड़ा ही अभिमान करती थी। मुझे अपनी सुंदरता पर बड़ा ही घमंड हुआ करता था। गांव के बहुत सारे लड़के थे जो मेरे साथ दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं किसी को भी अपना दोस्त तक ना बनाती थी। अगर मेरे सामने कोई सांवली रंग की लड़की आकर खड़ी हो जाती तो मैं बड़ी ही बेशर्मी से उसकी सुंदरता का मजाक उड़ाया करती थी। मेरे माता पिता मुझे अक्सर इस बारे में समझाया करते थे कि तुम कभी भी सुंदरता पर ज़्यादा घमंड मत किया करो, लेकिन मैं उनकी कोई अच्छे तरीके से बात सुनती ही नहीं थी। मुझे तो सिर्फ अपनी सुंदरता का बड़ा ही घमंड हुआ करता था। मैं कहती थी कि माँ, अगर मुझे भगवान ने ये सुंदरता दी है तो मैं इसका क्यों ना फ़ायदा उठाऊं। माँ मुझे बार बार समझाने की बहुत बार कोशिश भी किया करती थी, लेकिन मैं उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। मैं अपने चेहरे का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा करती थी। जब भी मैं स्कूल जाती तो वापस आकर अपना चेहरा महंगी महंगी चीज़ों से धोया करती। मुझे डर था कहीं रास्ते में धूप लगने की वजह से मेरा चेहरा सांवला ना हो जाए। जब मैं अपनी उम्र के उस चौराहे पर पहुंच गई थी जब मेरी शादी होने वाली थी, घर में मेरे माँ बाप मुझे अक्सर कहा करते थे कि तुम 17 साल की हो चुकी हो और अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। यह सुनते ही मैं माँ से बड़ा झगड़ा करती थी कि मुझे अपने पसंद के ही लड़के से शादी करनी है, नहीं तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी और मेरा नाम गायत्री था। गांव के जितने लड़के मेरे घर रिश्ता लेकर आते, लेकिन मैं उन सबको रिश्ते को ठुकरा देती थी। मेरी सहेलियां मुझसे कहा करती, तू हर रिश्ते को इनकार कर देती है, आखिर तू किस लड़के से शादी करेगी। मैं अक्सर उनका भी मजाक उड़ा दिया करती। मैं कहती, गांव के लड़के तो तुम जैसों के लिए है, मेरे लिए तो बहुत ही अलग किस्म का लड़का होगा जो बेहद ही हैंडसम होगा, जिसकी मैं पूरी दीवानी हो जाऊंगी और मैं उस लड़के को एक बार देखते ही उस पर फिदा हो जाऊंगी और उससे शादी करूंगी। यह बात सुनकर मेरी सहेलियां मुझे कहा भी करती थी, कभी भी हमें ज़िंदगी में जो सोचते हैं वह नहीं मिलता, अगर मिल जाए तो बाद में नुकसान भी उठाना पड़ता है।
लेकिन मुझे तो अपने हुस्न का इतना घमंड था कि मैं उनको उल्टा जवाब दे दिया करती, जिसके बाद मुझे एक लफ्ज़ भी वो कुछ ना कहती। फिर इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही थी कि तभी हमारे बगल की आंटी का भांजा शहर से उनको मिलने के लिए आया था। एक दिन मैं आंटी के घर उनका हाल पता लेने गई थी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तब मुझे पता चला कि शहर से उनका भांजा उनसे मिलने के लिए आया है। जब मैं उसे देखा तो आंखें झपकाना भूल गई थी। लड़का मुझे इतना पसंद आया था कि अब मैं यही चाहती थी कि उससे मेरी शादी जल्द हो जाए। जब उस लड़के ने मुझे देखा तो वह गौर से देख ही रहा था। आंटी मुझे कहने लगी कि ये सुनील है और ये शहर में रहता है। इसकी 2 साल पहले ही माता पिता की मौत हो चुकी है और अब मैं ही इसका ध्यान रखती हूँ। अब जब इसे पता चला है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो ये मुझसे मिलने के लिए आया। सुनील को देखकर मेरा मन अंदर ही अंदर मचलने लगा था। मैं पूरी बेकरार हो चुकी थी उसे पाने के लिए। मैंने आंटी को कहा कि ठीक है, आप लोग कुछ देर बातें करो, मैं बाद में आऊँगी। यह कहकर अब मैं अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी थी। घर आकर मैं उस लड़के के बारे में सोचने लगी थी। आज पहली बार मुझे अपनी लाइफ में कोई लड़का पसंद आया था जिसको देखकर मैं पूरी पागल हो चुकी थी। मेरा और मेरी आंटी का घर पूरा बगल में ही था। मैं आराम से छत से खड़े होकर उस लड़के को साफ देख सकती थी। वह लड़का भी जब भी मुझे देखता तो बड़े गौर से मुझे देखा करता था। धीरे धीरे मैं और वह लड़का इशारों में बातें भी किया करते थे। फिर एक दिन वह एक बच्चे के हाथों चिट्ठी लिखकर भिजाया था, जिसे पढ़कर मैं पूरी पागल हो चुकी थी। मैं अपने मन ही मन सोच लिया था कि मैं किसी भी तरह इस लड़के को हासिल करके रहूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि वह लड़का कुछ दिनों के बाद अपने शहर वापस चला जाएगा। इसी वजह से मैं दोबारा उसे चिट्ठी लिखी। उस लड़के को गांव के पीछे जंगल में शाम को मिलने के लिए बुलाया। अब मैं बड़ी बेकरार थी। मैंने बहुत ही अच्छा सूट पहना था और अपने चेहरे को अच्छे से संवारने लगी ताकि वह जब मुझे पहली बार इतनी नज़दीक से देखे तो मेरा दीवाना हो जाए। मुझे अपने आप पर पूरा यकीन था कि वह मेरी खूबसूरती का दीवाना हो जाएगा। शाम को जब सभी लोग अपने घरों में खाना खाने के लिए बैठे तो मैं तुरंत अपने घर के पीछे दरवाजे के हिस्से से निकलकर जंगल में चली गई। जंगल में जाते हुए मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन बस लड़के से मिलने के लिए बड़ी बेकरार हो रही थी। मैं वही जंगल में खड़ी होकर उस लड़के का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह लड़का नहीं आया। मैं मायूस हो चुकी थी। मुझे लगा शायद उसको मैं पसंद नहीं आई, लेकिन जैसे ही मैं जाने लगी तो वह लड़का भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि माफ़ कर देना, आंटी मुझे कह रही थी कि खाना खाकर तुम बाहर जाओ। मैं इनकार न कर सका, इसी वजह से मुझे देरी हो गई। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर लड़का मुझे कहने लगा कि देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। ये सुनते ही मैंने भी उससे कहा कि क्यों ना हम फिर शादी कर लें। ये सुनकर वो थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर मुझे कहने लगा कि शादी तो हम कर ही लेंगे, लेकिन मैं कल ही वापस अपने शहर जा रहा हूँ। ये सुनते ही मैं पूरी सोच में डूब गई। फिर वह मुझे कहने लगा कि एक काम हो सकता है। मैंने कहा कि क्या? वह कहने लगा अगर आज रात ही हम शादी कर लें तो मैं कल तुम्हें अपने साथ वापस शहर ले जाऊँगा। मैं उस लड़की के लिए इतनी पागल हो गई थी कि मैंने अपने परिवार का भी नहीं सोचा। मुझे तो बस इतना था कि उसे मेरी खूबसूरती पागल करके रखी है और वह ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाएगा। इसी वजह से मैं बिना सोचे समझे उस लड़के के साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर रात हम एक होटल में रुके और वहीं हमने सारी सुहागरात मनाई। सुहागरात की रात उस लड़के ने जमकर मुझ पर प्यार लुटाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि इसी जन्मों की प्यास थी जो आज वह पूरी कर रहा है। मैं भी किसी से कम नहीं थी। कभी वह मेरे ऊपर आता तो कभी मैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे जिसमें हार जीत चल रही थी। पहली बार वह सब करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा था, उसे मैं लफ्ज़ों में बता नहीं सकती। अब मैं अपने पति की पूरी दीवानी हो चुकी थी। मुझे पूरा विश्वास था यह ज़िंदगी के हर मोड़ में मेरे साथ खड़ा रहेगा। अगले दिन हम दोनों ही मेरे माता पिता से मिलने के लिए वापस आए। माता पिता ने जब मुझे ऐसी हालत में देखा तो वह देखकर चौंक गए। वह कहने लगे हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम छुप छुपा कर इस लड़के से शादी भी कर ली। तो अगर पहले बताती तो मैं खुद ही तेरी शादी इस लड़के से करवा देता। दूसरी तरफ आंटी भी उस लड़के को गुस्से से बोल रही थी। वह कह रही थी कि तुझे एक बार तो मुझे बताना ही चाहिए था। हम दोनों चुपचाप अपने परिवार की बातें सुन रहे थे। फिर हार पछता कर माँ बाप एक दूसरे से कहने लगे कि जो इन लोगों ने किया वह तो बहुत ही गलत बात है।
लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे से शादी की है तो उस रिश्ते को बखूबी निभाए भी। इस बात पर सुनील कहने लगा कि मम्मी पापा आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं आपकी बेटी का पूरा अच्छे से ख्याल रखूँगा और मैं आज ही अपने शहर वापस जा रहा हूँ। मम्मी पापा कहीं ना कहीं मुझसे नाराज़ थे, इसी वजह से उन्होंने मुझसे बात नहीं की, लेकिन हमें आशीर्वाद जरूर दिया था। फिर हम दोनों कुछ देर बाद गांव में रुकने के बाद वापस अपने शहर आ चुके। शहर में सुनील ने एक फ्लैट लिया था। सुनील एक बहुत ही अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन माता पिता की मौत के बाद वह अपना बिजनेस खुद ही संभाल रहा था। शादी के कुछ दिन तो बहुत ही ऐसे आरामों से गुजरे थे। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत ही हसीन लग रही थी। मेरी सहेलियां भी अक्सर मुझे फ़ोन पर कहा करती थी कि तू तो जो चाहती थी तूने अपनी ज़िंदगी में वह तो हासिल कर ही लिया, तेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है, तू दिखने में भी इतनी खूबसूरत है कि कोई भी लड़का तेरा दीवाना हो सकता है। इन सारी बातों को सुनकर मैं बाद में बहुत घमंड किया करती थी। मैं कहती थी कि हाँ, वह खूबसूरती तुम में तो बिल्कुल भी नहीं है, तभी तो गांव के लड़के भी तुम पर फिदा नहीं होते। तुम कहो तो मैं अपने पति से बात करती हूँ, उनके ऑफिस में नौकर चाकर बहुत लगे हुए हैं, मैं उनसे तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी। ये बातें सुनकर मेरी सहेलियां मुझ पर गुस्सा होने लगी। वह कहने लगी कि ज़्यादा भी खूबसूरती का घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक ना एक दिन चकनाचूर हो जाती है। लेकिन अब तो मुझे किसी बात का कोई भी चिंता नहीं था। मैं तो अभी आसमान की हवाओं में उड़ रही थी, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिल गया था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब सुनील रात को जब भी ऑफिस से आते तो जमकर मुझ पर प्यार लुटाते। उनका प्यार देकर मैं भी अपनी खूबसूरती का दिन ब दिन अभिमान किया करती थी। मुझ पर इतना प्यार लुटाते कि रातों को वह मुझे उठने तक ना देते। माता पिता भी फ़ोन पर जब मुझसे बातें करते तो मैं यही कहा करती कि सुनील मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा ख्याल बहुत रखते हैं, और ये सारा का सारा श्रेय मेरी खूबसूरती पर जाता है। अगर मैं आज इतनी खूबसूरत ना होती तो शायद मुझे सुनील जैसा लड़का भी ना मिलता। जिसे सुनकर मेरी माँ मुझे कहती कि तू हर बात पर अपनी खूबसूरती का अभिमान करती है, जो कि बेटा गलत बात है। लेकिन मैं तो पागल हुई थी, मुझे तो किसी बात का कोई असर भी नहीं पड़ता था। फिर इसी तरह 1 महीने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शुरुआत में सुनील मुझ पर बहुत ध्यान दिया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका प्यार मुझसे कम होने लगा था। वो रातों को अक्सर लेट आया करते थे। जब मैं उनसे पूछा करती तब मुझे कहते ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। मैं भी ये सोचकर चुपचाप रहती। अब धीरे धीरे रातों को भी वह घर नहीं आया करते, जिससे अब मैं परेशान होने लगी थी। एक रात को मैं बहुत ही लगातार उन्हें फ़ोन कर रही थी, तभी अचानक उनके फ़ोन से किसी एक औरत ने फ़ोन उठाया था, जिसे सुनकर मैं पूरी बौखला गई थी। जब मैंने उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। अब रात भर मेरी हालत ख़राब हो रही थी। दूसरे दिन सुबह जब सुनील घर आए तो मैं उनसे झगड़ा किया, तो वह कहने लगे कि मेरा फ़ोन मेरी ऑफ़िस की सेक्रेटरी ने उठाया था। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, अगर तुम लगातार मुझे यही परेशान करती रहोगी तो मैं कामकाज कैसे करूँगा, कैसे आने वाले बच्चे का ख्याल रखा करूँगा। इन सब बातों को सुनकर मैं चुप हो जाया करती थी। फिर जब भी मैं सुनील के करीब आने लगती तो वह फिर से मुझसे दूरी बनाने लगता। अब मुझसे अंदर ही अंदर परेशान मैं होने लगी थी। शायद प्रेगनेंसी की वजह से मैं वह सब नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से मेरे पति मुझसे दूर हो जा रहे हैं। इन सब बातों को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद ये मेरी गलतफहमी थी। प्रेगनेंसी की वजह से मेरा शरीर और मेरा चेहरा फूलने लगा था, जिसकी वजह से अब मैं पहले जितनी हसीन और खूबसूरत नहीं लगती थी। अब मुझे चिंता भी सताने लगती कि कहीं मेरी खूबसूरती ढलने की वजह से मेरा पति मुझ पर ध्यान ही ना दे। मुझे इस बात पर बड़ा ही गुस्सा आता। अब पूरे 9 महीने के बाद मैंने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम राघव रखा था। राघव को देखकर सुनील बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। वह अपने बच्चे का बहुत ही ध्यान रखा करता था, लेकिन इसके बजाय वह मेरे साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं देता। मैं जब भी सुनील के करीब जाती वह मुझसे दूरी बना कर रहते। एक दिन रात को सुनील नशे की हालत में घर वापस आए और मुझसे झगड़ा करने लगे। वह कहने लगे कि तुम अब पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही हो और मुझे तुमसे अब बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। यह सुनकर मैं पूरी पागल हो चुकी थी। मैंने कहा कि ज़िंदगी भर कोई खूबसूरत तो नहीं रह सकता, इंसान में वक्त के साथ साथ बदलाव तो आते ही हैं।
यह बात सुनते ही सुनील कहने लगा कि इस तरह मैं भी तुमसे ज़िंदगी भर मोहब्बत नहीं कर सकता, और यह कहकर वह बिस्तर पर जाकर लेट गया और मैं वहीं खड़ी यह बातें सुनकर रो रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। मैं जो हमेशा अपनी खूबसूरती का घमंड किया करती थी, आज वह सारा घमंड सुनील ने पैरों तले कुचल दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को काट रही थी। मुझे अपने बच्चे के लिए बस जीना था। सुनील और मेरे रिश्ते में पहले वाली मोहब्बत अब नहीं रही थी। सुनील अब अक्सर रातों को देर आया करते थे, या तो फिर दूसरे दिन सुबह। धीरे धीरे मैं भी उससे सवाल करना छोड़ दिया था, क्योंकि जब हम दोनों में झगड़ा होता तो सुनील की तरफ से मुझे बड़ी बड़ी कड़वे शब्द सुनने को मिलते, जिसे सुनकर मैं अंदर ही अंदर पूरी तरीके से टूट जाया करती थी। एक तरफ मेरा पति था तो दूसरी तरफ मेरा बच्चा। माता पिता को भी इसके बारे में कोई भी बात जाहिर नहीं की थी मैंने, क्योंकि अगर मैं बताती तो वह भी मुझे यही कहते कि मैंने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि सुनील से मैंने खुद ही भागकर शादी की थी। इसी वजह से मैंने कभी भी किसी को कुछ भी बात जाहिर नहीं की थी। सुनील और मेरे रिश्ते में बहुत दूरियां बढ़ चुकी थी, लेकिन जब भी इन दूरियों को मैं कम करने की कोशिश किया करती तो सुनील बहुत ही ज़्यादा मुझे बेइज्जत कर देता। सुनील की अक्सर बातों को सुनकर मैं उसे यही कहा करती, क्या सूरत देखकर प्यार होता है? तो वह मुझे कहता कि तुमने भी तो मेरी खूबसूरती देखकर ही मुझसे मोहब्बत की थी, नहीं तो तुम्हें अपने गोरे रंग का बड़ा ही अभिमान हुआ करता था। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता था। मुझे अक्सर अपनी सहेलियाँ और माता पिता की कई बातें याद आती थी कि हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड एक ना एक दिन टूट ही जाता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं समय बच्चे की परवरिश में देती थी। मुझे इस बात पर यकीन था कि सुनील बेशक मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं होगा। इसी वजह से मैं चुपचाप ये सारी हरकतें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन यहाँ पर भी मैं फिर से गलत ही थी। एक दिन सुनील 2 दिन से घर नहीं आया। जब मैंने उसे फ़ोन किया तभी सुनील की तरफ से मुझे एक कॉल आई। जब मैंने कॉल उठाई तो मुझे सामने की तरफ से एक औरत की आवाज़ आई। वह मुझे कहने लगी, सुनील बहुत ज़्यादा थक चुका है, तुम बाद में कॉल कर लेना। मैंने जब उससे पूछा कि तुम आखिर कौन हो, तो वह मुझे कहने लगी कि मैं सुनील की मोहब्बत हूँ। ये सुनते ही मैं फिर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अगर इस बार यह बात सच निकली तो मेरा अपने आप को संभाल पाना बड़ा ही मुश्किल होगा। मैं बड़ी ही बेताबी से सुनील का इंतज़ार कर रही थी। सुनील का दूसरे दिन भी कोई खबर नहीं था। रात को जब घर वापस आए तो मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा कि वह औरत कौन थी। वह कहने लगा कि वह मेरी मोहब्बत है, जिसे मैं बेपनाह चाहता हूँ। सुनील कहने लगा कि चलो अच्छा है, तुम्हें एक दिन सच पता ही चल गया। मैं भी इन सब से परेशान हो चुका हूँ। अब तुम या तो मुझे डिवोर्स दे दो या तो फिर इस घर को छोड़कर दूर चली जाओ, क्योंकि मैं कल ही उस लड़की को घर पर लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसके बिना एक पल भी अब रह नहीं सकता। मैं उसे पागलों की तरह चाहता हूँ। मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई है। मुझे लगा कि शायद सुमित मुझे ऐसे ही कह रहा है, लेकिन अगले ही दिन सुनील उस औरत को घर में ले आया। यह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैं सुनील पर बहुत गुस्सा किया। मैंने कहा कि मैं तब से यह सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन तुमने तो अब हद ही पार कर दी। तुम्हें इसकी खूबसूरती देखकर इतना प्यार हो गया कि तुम मुझे ही भूल गए, और तुमने एक बार भी अपने बच्चे का भी नहीं सोचा। ये सुनते ही सुनील मुझे कहने लगा, हाँ, यह औरत तुमसे कई लाख गुना खूबसूरत है और मैं इसकी खूबसूरती पर मनमोहित हो चुका हूँ। अगर तुम्हें घर में रहना है तो चुपचाप रहो, तुम इस घर में नहीं तो जा सकती हो। यह बात सुनते ही मैंने सुनील से कहा कि क्या प्यार शक्ल और सूरत देखकर किया जाता है? तो सुनील मुझसे कहने लगा कि यह बात तो तुम्हें अपने आप से पूछनी चाहिए, तुम भी तो हमेशा ऐसा ही किया करती थी ना। और यह कहकर वो औरत का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। मैं वहीं खड़ी होकर सुनील के बारे में सोचने लगी। सुनील ने जो कहा था आज मुझे अपनी किस्मत पर बहुत ही रोना आ रहा था। आज मुझे अपने घमंड करने पर बहुत पछतावा हो रहा था। मैं बहुत मुश्किल से यह सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब मेरा बर्दाश्त करना नामुमकिन था। सुनील उस औरत को हमारे कमरे में ले गया जहां हमारी यादें थी, और फिर मेरे ही सामने उसके साथ वो जो करने लगा, उसे देखकर मेरी अंदर की आत्मा अब तड़पने लगी थी। मैंने ज़िंदगी में सब बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मेरे साथ सास ससुर भी नहीं रहते थे कि मैं उनको सुनील की इन हरकतों के बारे में बताऊं कि आपका बेटा ये सब कर रहा है।
सुनील को अब तो बिल्कुल भी शर्म नहीं रही थी। वह तो जानबूझकर ही यह सब कर रहा था कि मैं उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। और शायद इस बार यह होने ही वाला था, क्योंकि इतने दिनों से मैं इतना कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब यह सब देखना और उसे बर्दाश्त करना मेरे बस में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने उसी रात सुनील से कहा, मैं मानती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपनी खूबसूरती पर ही घमंड किया था, पर लेकिन मैंने किसी को धोखा भी नहीं दिया। तुमने तो मुझे धोखा दिया है। अगर मुझसे ज़्यादा घमंड करने की सज़ा मिली है तो तुम्हें धोखा देने की भी सज़ा ज़रूर मिलेगी, और भगवान सबका इंसाफ करता है। ये कहकर मैंने उस रात सुनील का घर छोड़ दिया था और अपने बच्चे को उठाकर वापस अपने माता पिता के घर आ गई। मैं जब घर आई तो माता पिता मुझे देखकर कहने लगे कि बेटी क्या हुआ, इतनी रात को तू अकेली घर आई, जमाई जी नहीं आए? ये सुनते ही मैं जोरों से रोने लगी और अपने माता पिता के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने कहा कि आप मुझे बचपन से ही समझाते थे कि हमें हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मुझे उसकी सज़ा मिल गई है। मैंने उन्हें सुनील और हमारे रिश्ते के बीच जो जो हुआ वह सब बात बता दी थी, जिसे सुनकर मम्मी पापा कहने लगे कि सुनील ने जो किया उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मेरे मम्मी पापा सुनील पर तो केस करने वाले थे, लेकिन मैंने ये सब करने से रोक दिया। मेरे माँ बाप ने भी मुझे माफ़ कर दिया और अब मैं उनके साथ अपने माँ बाप के घर पर ही रहने लगी थी। मुझे वहाँ पर रहते हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। जब मैं घर छोड़कर आई थी तभी 1 हफ्ते के बाद सुनील ने मुझे डिवोर्स के पेपर भेज दिए थे, जिसे देखकर मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तब इस रिश्ते को बचा पाना मेरे बस में नहीं था, क्योंकि सुनील ने जो जो किया उसे माफ़ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था। मैंने सुनील को डिवोर्स दे दिया। अब इस बात को पूरे 1 साल बीत चुके हैं। मैं 12वीं की थी, इसी वजह से मैं स्कूल में बच्चों को जाकर पढ़ाने लगी और मेरे बच्चे का ध्यान घर पर मेरे माँ बाप रखा करते थे। हमारे गांव में एक लड़का था जिसे मैं अक्सर अपनी खूबसूरती का बड़ा ही घमंड किया करती थी। मैं उसका बहुत ही मजाक उड़ाया करती थी। वह लड़का आज भी कुंवारा था। वह मुझे देखकर कहने लगा कि गायत्री, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं पहले भी तुमसे कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। अगर आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। माँ बाप ने शादी के लिए हाँ भी कर दी थी, लेकिन अब बात मुझ पर थी। माँ बाप भी मुझे बहुत समझाए कि सुनील ने जो किया उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन तुम्हें अब आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा है जिसे भी एक बाप का सहारा चाहिए। मैंने पहले अपने माँ बाप की बातों को कभी भी ज़िंदगी में ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज मैं सोच के रखी थी कि अब मैं अपनी माँ बाप की कही बातों पर चलूँगी। इसी वजह से मैंने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उस लड़के का नाम रमेश था। वह दिखने में ज़्यादा तो हैंडसम नहीं था, लेकिन शादी के बाद उसने मेरा खूब ख्याल रखा। उसने मेरी इजाज़त के बगैर कभी मुझे छुआ भी नहीं था। धीरे धीरे मुझे भी रमेश से मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि वह जिस तरह मेरे बच्चे का ध्यान रखा करता था उसे देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत रोना आता था, क्योंकि उसके सगे बाप ने भी कभी उसे इतना प्यार नहीं दिया जितना कि रमेश ने दिया था। रमेश जब भी काम से घर आता तो मेरे बच्चे के लिए खूब सारे खिलौने और चॉकलेट लेकर आता। अब मैंने भी रमेश को अपने करीब आने की इजाज़त दे दी थी और फिर हम दोनों ने एक दूसरे पर खूब प्यार लुटाया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं और फिर एक मैंने बेटी को जन्म दिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो गलती की मुझे उसकी सज़ा मिल गई थी, इस तरह सुनील को भी मिल गई। एक बार मैं रास्ते में अपने पति के साथ बाज़ार गई थी। वहाँ पर मुझे सुनील मिला था और वह मुझे बीच रास्ते में रोककर मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे कहने लगा कि गायत्री, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे छोड़ जाने के बाद उस लड़की के साथ मैं पूरे 1 साल तक रहा था, लेकिन जब मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके तो वह मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे बिजनेस पार्टनर के साथ अफेयर चला ली। तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरा तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ और अब मैं कई दिनों से एक बीमारी से जूझ भी रहा हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें धोखा दिया है और भगवान ने मुझे उसकी सज़ा भी दी है। इन सब बातों को सुनकर मैंने सुनील से यही कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और मैंने तुम्हें कब का माफ़ भी कर दिया। अब मैं अपने पति का हाथ पकड़कर ज़िंदगी में अब आगे निकल चुकी थी। सुनील वही खड़ा मुझे देखता ही रह गया।
तो दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि गायत्री ने जो किया वो सही किया या नहीं। अगर आप लोगों को ये कहानी हमारी पसंद आई है सो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।